तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो हमने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो हमें फटाफट ख़त्म करना है एग्जाम्शन अंडर जीएसटी चैप्टर। सर ये चैप्टर अपने आप में 4 या 5 मार्क्स में सीधा आ भी सकता है, और उससे भी ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जिसमें पूरा ऐसे आउटवर्ड सप्लाईज भी दी होती हैं, इनवर्ड सप्लाईज भी दी होती हैं, फिर बोला होता है कि कैलकुलेट द नेट टैक्स पेबल। तो उसमें आउटवर्ड सप्लाईज में चुपके से एक ऐसे एग्जाम्शन फेंक देता है, ये ले ऐसा। अब तुम्हें एग्जाम्शन पता होंगी तभी तुम उसको एग्जाम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो तुम उस पर भी टैक्स दिया है तो तुम्हारा पूरा आंसर ही गलत जो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आउटवर्ड टैक्स गलत है तो तुम्हारा इनवर्ड गलत हो गया, इनवर्ड गलत हो गया तो तुम्हारा वो गलत हो गया नेट टैक्स पेबल, तो पूरा आंसर ही गलत हो गया, तो मार्क्स खराब। इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं सर। गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, मज़े करो, बहुत बढ़िया। सिलेबस में आपके है सर्विसेज। अब सर्विसेज में जो है बहुत सारी सर्विसेज है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा इनफैक्ट, जो तो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस जो एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी हैं वैसे वाली जो है, उनको तो अपन थोड़ा टाइम लेके ठहराव लेके समझेंगे। जो हैं ऐसी वाली कि भाई ठीक है बहुत देर से लिखी पड़ी हैं, कभी आज तक 7-8 साल से जब से जीएसटी आया तब से पूछा नहीं गया एग्ज़ाम में, तो उनको हम थोड़ा स्पीड से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड सर। तो शुरू करते हैं फिर। तो बात कुछ इस प्रकार है कि सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पावर करता है गवर्नमेंट को एग्जाम्शन ग्रांट करने की। ठीक है सर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो होली या पार्टली एग्जाम्शन भी दे सकती है, कंडीशनल एग्जाम्शन भी दे सकती है कि ये कंडीशन पास होगी तो तुम्हें एग्जाम्शन है जीएसटी में। किसी सप्लायर को एग्जाम्शन भी दे सकती है कि अगर ये बंदा सप्लाई करेगा तो एग्जाम्प्ट है इसको। किसी रिसिपिएंट को भी दे सकती है कि अगर ये बंदा रिसीव करेगा तो एग्जाम्प्ट है। कोई ट्रांजैक्शन भी कर सकती है कि यार ये वाली सर्विस दी जाएगी ना तो एग्जाम्प्ट है, चाहे कोई भी दे, ऐसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुली पावर है। ठीक है जी। तो उन्होंने नोटिफिकेशन ला दी है, बहुत जग जाहिर फेमस नोटिफिकेशन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या तो जनरल एग्जाम्शन दे सकती है कि भाई एक सिंपल एक नोटिफिकेशन लाई और सबके लिए वो एग्जाम्शन है सिंपल, या फिर स्पेशल एग्जाम्शन भी दे सकती है बाय स्पेशल ऑर्डर पास करके अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है कि भाई एक ऑर्डर पास करा कि आज से ये चीज़ है और ये इन लोगों के लिए है और पब्लिक इंटरेस्ट में कर दिया ऐसा। ठीक है जी। अब बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्प्ट कर देती है, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है ना ये पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो सुनो, गवर्नमेंट ने मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये चेयर एग्जाम्प्ट कर दी, गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भाई वो क्वेश्चन चेयर जो है एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इंडस्ट्री में ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, किसी ने गिन लिया कि नहीं नहीं भाई ये क्वेश्चन चेयर के साथ में ना वो भी नीचे लगा होता है, लेट से लेदर भी लगा होता है, लेट से मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये भी साथ में एग्जाम्प्ट है। फिर गवर्नमेंट नहीं एक्सप्लेन करती, अरे नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन मैंने इशू करी थी एग्जाम्शन वाली, इसमें ये चीज़ ऐसे इंटरप्रेट करी जाएगी, तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब अगर वो एक्सप्लेनेशन जो ओरिजिनल एग्जाम्शन नोटिफिकेशन थी चेयर वाली, अगर उसके 1 साल के अंदर आ गई, ये वाली डेट को दी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन और इसके 1 साल के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर तो ये एक्सप्लेनेशन की डेट ही एग्जाम्शन नोटिफिकेशन की डेट ही मानी जाएगी, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर 1 साल के बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन आई, फिर इसकी डेट यही गिनी जाएगी जिस दिन को एक्सप्लेनेशन आई है। तो इसकी रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन पहले पढ़ लो, नोटिफिकेशन से 1 साल के अंदर अगर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई तो उसकी इफेक्टिव डेट नोटिफिकेशन की डेट ही होगी, अदरवाइज उसकी डेट ऑफ इशुएंस ही रहेगी, डेट ऑफ इशुएंस ही इफेक्टिव डेट रहेगी। तो इससे होता क्या है, अगर मान लो मैंने एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आई चेयर वाली, ठीक है जी, चलो ये तो पता ही होगा यार, ठीक है, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिलीफ देने को। किसी ने गलती से कोई चीज़ एग्जाम्प्ट मान ली, उसने इतनी देर तक टैक्स नहीं भरा, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, वो बोल रहा है सर मैंने बोनाफाइड में करा सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं भगवान का बंदा हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ें करता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी टैक्स की चोरी ना करूँ, कब मम्मी कसम। गवर्नमेंट बोले इसने मम्मी कसम खा ली, अब तो इसको नहीं, इसको जुर्माना लगा सकते, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया चल ठीक है इसको रिलीफ देते हैं ऐसा। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं मेरे बच्चे, मेरे मूर्ख बच्चे, यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं एग्जम्पशन धड़ाधड़ सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी।
हमें पढ़ते जाना है। एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि तुम्हें एग्जाम्पशन सारी लाइन टू लाइन याद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें बैठ के कि भाई चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर जितनी भी है मैं सारी याद कर लूँ, सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज के अंदर जितनी भी है मैं सारी याद कर लूँ। याद नहीं करनी है। मतलब हो सकता है तुम इसको बोल सकते हो कि इसको याद करना ही कहते हैं, लेकिन मेरा ये बोलना है कि इसको ध्यान रखना कहते हैं। ध्यान रखने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें कोई पेपर में ये नहीं पूछेगा चल बताओ एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA जो रजिस्टर्ड होती है उसकी कौन सी एक्टिविटीज़ एग्जाम्प्ट है और फिर तुम्हें ये 4 बतानी, ऐसा नहीं होने वाला पेपर में। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको याद नहीं करना, लेकिन तुम्हें इसको इसको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि मतलब अगर सुनी हुई ना, मतलब बेसिकली मैं बताता हूँ कैसे सीन है। मान लो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में बताता हूँ। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पशंस हम डिस्कस करते हैं पहले। एंटिटी को रजिस्टर्ड अंदर 12AA 12AB बेसिकली ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रही है रिलेटिंग टू केयर और काउंसलिंग ऑफ सिवियर फिजिकली या मेंटली इल, जिनका फिजिकली या मेंटली बुरा हाल है, टर्मिनल इल है, जो मरने वाले हैं बेसिकली, जिनको HIV या एड्स है, ठीक है, या जो नशे और दारू के साथ एडिक्टेड है, उनकी केयर या काउंसलिंग करना। अगर कोई ऐसे ट्रस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी करती है तो वो एग्जम्प्ट है GST से। ठीक है जी, ठीक है सर। या जो ये ट्रस्ट है ये क्या करती है, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए या योगा के लिए अवेयरनेस फैला रही है। गुड वर्क। अब इसी में एग्जांपल देता हूँ, चल एक और आगे चलते हैं। या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो क्या कर रही है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन कर रही है, धर्म को बढ़ावा दे रही है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दे रही है, योगा को बढ़ावा दे रही है, या वो एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ कर रही है, ठीक है, या वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेके आई है या स्किल डेवलपमेंट कर रही है। किन का, अनाथ बच्चे, ऑर्फन्ड अबेंडेड चिल्ड्रन, कैदियों का, प्रिजनर्स का, 65 के ऊपर के रूरल बुढ़े, ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है ताकि तुम्हें याद रहे, 65 के ऊपर के रूरल बुढ़े। अब इसमें सेंस क्या है, एक तो तुम्हें याद रखना भाई ये पेपर में ऐसे ही आ जाता है घुमा के एकदम से कि भाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने 62 ईयर्स के रूरल बुढ़े की हेल्प करी, उसको एजुकेशन दी, तो भाई एग्जाम नहीं है, यही तो पॉइंट है। या फिर उसने बोल दिया कि 66 के बुढ़े को दी लेकिन वो अर्बन शहर में रहता है, नहीं एग्जाम्ड। अब तुम्हें ये ध्यान कैसे रखना मैं वो बताता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन में कभी एकदम से आया कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर चैरिटेबल ट्रस्ट और वो ये कर रही है, अब तुम्हें एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए हाँ यार चैरिटेबल ट्रस्ट की कोई एग्जाम्पशन तो थी। फिर वो आगे बोलेगा कि वो उसने ना योगा की सर्विस दी, फिर तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार योगा की दी, ठीक है। तो ऐसे क्लिक होना चाहिए, इसको बोलते हैं ध्यान रखना, कि तुम्हारा ध्यान सारी एग्जाम्पशंस पे होना चाहिए, ठीक है जी। तो एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट किया, किन का किया, अनाथ बच्चों का करा, प्रिजनर्स का करा, 65 के ऊपर रूरल बुढ़ों का करा, या फिर फिजिकली और मेंटली और अब्यूज और ट्रामेटाइज लोगों का करा। तो अगर इन लोगों का करा तो एग्जाम्प्ट है। अब सर एजुकेशनल प्रोग्राम देते देते मान लो वो भाई ये अनाथ बच्चों के लिए वो एजुकेशन चला रहे थे ट्रस्ट वाले, उन्होंने साथ में हॉस्टल की भी सर्विस दे दी कि भाई आओ हमारे हॉस्टल में भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एजुकेशन एग्जाम्प्ट है, हॉस्टल की तो फिर अब सर्विस अगर तुम कंसिडरेशन ले रहे हो तो इसका मतलब तुम ले दे के तो बिजनेस कर रहे हो ना, चाहे तुम डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हो, बिजनेस तो कर रहे हो ना फिर। तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है, एग्जाम नहीं है क्योंकि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इसलिए एग्जाम्प्ट है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो हो सकता है रिलीजियस पिलग्रिमेज भी करे, मतलब रिलीजियस तीर्थ यात्रा पे लेके जाए। कौन सी दो को ही स्पेसिफिक एग्जाम्प्ट करा गया है। एक तो जो KMVN है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लेके जाते हैं। कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है, तिब्बत में, चाइना में, ठीक है जी। या फिर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी, वो हमें मक्का मदीना लेके जा रही है। मक्का मदीना कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट होते हैं इन लोगों के साथ कि भाई तुम हमारे इधर आओ, हम तुम्हारे उधर भेजें बंदे, तो ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए इनकी जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है, जो इनकी यात्रा है, इनकी जो सर्विसेज के पैसे हैं वो एग्जम्प्ट है GST से। मजे करो जी, ठीक है जी। और सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, तुम जी कीर्तन करवा लो, भजन मंडली बुलवा लो घर पे, सत्यनारायण की कथा रखवा लो, ये सब चीज़ें जो तुम करवा रहे हो, ऐसी कोई भी तुम अगर रिलीजियस सेरेमनी करवा रहे हो, ठीक है, मुंडन करवा लिया, उस पर भी कीर्तन रख लिया, ऐसे ऐसे ढोल ढमाके हो गए, कुछ भी हो गया,
तो वो जीएसटी से बाहर, आउट ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, आर्ट्स और कल्चर को लेके कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो रही है, तो बेसिकली सरोज खान कथक सिखा रही है, हमारा कल्चर प्रमोट कर रही है और इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, तो एग्जम्प्ट। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग और कोचिंग हो रही है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग और कोचिंग हो रही है और वो दे रही है ये चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो एग्जम्प्ट है। सर अगर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी और रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे तो क्या एग्जम्प्ट है? नहीं। सर अगर कोई ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू सपोर्ट्स अगर कोई इंडिविजुअल देता, क्या वो एग्जम्प्ट है? नहीं। यही तो पॉइंट है। तो ऐसी चीज़ें याद ही रखनी है, कह सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और ये नोट्स, ये जो सारे नोट्स हैं, देखो 4 पेज में तुम्हारा एग्जाम्पशन चैप्टर, एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी 1 2 3 4, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन अपने को होल्ड टाइट रखना है क्योंकि पेपर में नंबर लाने हैं और इसका पेपर में सर क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? बहुत बड़ा चैप्टर है, हमें याद नहीं रहेगा। सुनो मेरी बात, तुम अलग से एफर्ट अगर नहीं डालना चाहते मत डालो, ठीक है? नहीं है तुम्हें रैंक की इच्छा, नहीं है तुम्हें बहुत ऐसे एग्जाम्पशन ऐसे 80+ आए, कोई दिक्कत नहीं। तुम एटलीस्ट ये वीडियो 2 बार सुन लो, इतने में ही तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि यार मैं सारे एग्जाम्पशन सुन के बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, फटाफट करा दूंगा मैं, फटाफट याद भी करा दूंगा मैं, याद कराने वाली जगह पे। ठीक है जी। अब ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, सॉरी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की हम बात करें, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक। अगर कोई मंदिर है, मंदिर की तुमने देखा होगा, हमारे इधर भी एक मंदिर है, उसके ना ऐसे दीवार के बाहर ना ऐसे शॉप्स बनी हुई हैं, बहुत सारी 5-6 शॉप्स बनी हुई हैं। अब वो शॉप्स वो किराए पे देते हैं, ऐसे गरीब लोगों को किराए पे दे देते हैं, लेकिन तो वो एग्जम्प्ट है, कंडीशन है यहाँ पे। लेकिन रूम्स अगर दे रहे हैं तो रूम्स तब एग्जम्प्ट है अगर 1000 पर डे तक दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। अगर कोई प्रेमिसेस दे रहे हैं या कोई ओपन एरिया दे रहे हैं, ऐसे कोई कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक हॉल बना हुआ है बहुत बड़ा, जहाँ पे लेट से कोई कह रहा है यार मेरे को भगवत गीता की कथा करवानी है, तो उसने रेंट पे ले लिया, तो या फिर वो मतलब होता ना 13वीं करवानी है, वो भोग रखना, भोग तो उसके लिए अगर कोई लेनी है तो वो कम्युनिटी हॉल अगर 10,000 पर डे से कम है तो एग्जम्प्ट है। और शॉप्स के लिए कोई जगह दी है या बिजनेस के लिए दी है, या हमारे यहाँ पे जो मंदिर है उसके बाहर शॉप्स 5 शॉप्स की दुकानें काटी हुई हैं कि 5 शॉप्स काटी हुई हैं, मंदिर के अंदर ही जगह बनती है, वो मंदिर के साथ ही दीवार के साथ जुड़ती है। और ये प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस का मतलब ये होता है कि ऐसे मंदिर के बाहर जो बाउंड्री पे भी बनी हुई थी दुकानें, जो कि मंदिर के उसके अंडर ही आती हैं, ओनरशिप के अंडर, तो उसकी बात हो रही है। तो इसको याद कैसे रखना है? देखो नॉर्मली रूम कोई कितनी देर के लिए लेता है? 1 दिन के लिए। अगर किसी ने हॉल बुक करवाया तो हॉल ऑब्वियसली 1 आधे दिन के फंक्शन के लिए होता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस चला रहा है ना, शॉप्स वगैरह चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो वो तो लंबा चलाएगा ना। तो इसलिए जो शॉप्स हैं वो पर मंथ हैं, जो प्रेमिसेस हैं वो पर डे हैं, ठीक है जी, और जो रूम्स हैं वो भी पर डे हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिट याद रखनी है कि भाई रूम नॉर्मली 1000 का मिल जाता है, तो 1000 पर डे तक ही लिमिट है। ठीक है, प्रेमिसेस कम्युनिटी हॉल्स जो हैं, ये भाई इतना बड़ा हॉल है, रूम से 10 गुना बड़ा हॉल होता है, रूम से 10 गुना बड़ा हॉल होता है, तो 1000 का 10,000 हो गया। और शॉप्स जो हैं, अब 10,000 तो हुआ ही हुआ था, शॉप्स जो हैं भाई वो लंबी चलानी, और वो पर मंथ की बात हो रही है ना, है तो वो रूम जितना ही कमरा, लेकिन पर मंथ की बात हो रही है, तो पर मंथ तो 10 गुना हो गया, बस ऐसे सोचना। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ हो गया ये। ठीक है, और ये जो रिलीजियस प्लेस है, they should be owned or managed by an entity registered under 12AA, 12AB, 1023C, 1023BBA of Income Tax Act। सर ये सारे एक्ट सेक्शन हमें याद रखने हैं? नहीं, ध्यान रखने हैं। पेपर में एकदम से आ गया कि भाई एक रिलीजियस ट्रस्ट है, वो इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड है, तो बताओ उसने ये रूम रेंट पे दिया 900 रुपये पर डे के हिसाब से, तो बताओ एग्जम्प्ट है? तो बोलना हाँ एग्जम्प्ट है, ऐसा। ठीक है जी, ठीक है जी। सर इन सब के मतलब बता दो। मतलब सारे रेगुलर बैच में, तभी मैंने ऊपर ये यहाँ पे मतलब रोक लिया था, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन से एक अंदर साल उसकी क्या रेलेवेंस है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि नोटिफिकेशन की 1 साल के अंदर अगर उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई तो एक्सप्लेनेशन की इफेक्टिव डेट नोटिफिकेशन की डेट है, अगर 1 साल के बाद आई है तो एक्सप्लेनेशन की इफेक्टिव डेट डेट ऑफ इशुएंस है। समझे ना? ठीक है जी। और अगर कोई हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ये रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी, अगर है ना, मतलब ऐसे मंदिर में वो पंडित जी ने डॉक्टर बुला लिया, ऐसा। चैरिटेबल एंड रिलीजियस बातें ख़त्म। अब चलते हैं एग्रीकल्चर पे। बहुत हो गया धर्म, दान,
अब बात करते हैं खेती बाड़ी की। फार्मर्स कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं आप। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। चावल का ये सब कुछ एग्जम्प्ट है। लोडिंग भी, अनलोडिंग भी, पैकिंग भी, स्टोरेज भी, चावल स्टोरेज भी, वेयर हाउसिंग भी, किसकी? चावल की, राइस की। ओके। और स्टोरेज और वेयर हाउसिंग किसकी एग्जम्प्ट है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, सीरियल्स की, पल्सेस की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। ओके 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 ओके। तो ये स्पेसिफिकली भी एग्जम्प्ट है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सीरियल्स, पल्सेस की, और नीचे भी एग्जम्प्ट है कि भाई लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरिंग और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एक चीज़ बताओ, नीचे आते हैं हम एक बारी। सर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नीचे अलग से एग्जम्प्ट करी गई है। ऊपर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस भी अलग से एग्जम्प्ट करी गई है। वो इसलिए क्योंकि जो राइस है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं है। मजे नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? पैडी। पैडी से चावल बनते हैं। हम धान बीजते हैं ना, जिसको बोलते हैं चोना, चोना, ठीक है पंजाबी में। तो हम जो पैडी होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पैडी को मिलिंग करके उसके चावल बनते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है वो। हम पढ़ लेते हैं अभी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक क्या होता है? देखो ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्न टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें मॉडर्न चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो होता क्या है, एक फार्मर है, उसके पास भैंस है। उसने सोचा मेरी भैंस प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन उसको पूरे गांव में कहीं सान नहीं मिल रहा, तो उसने आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रेग्नेंट करवा दिया, ठीक है। इंजेक्शन में सब कुछ भर भर के और उसमें डाल दिया। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गई। और भाई ये जीएसटी वाले पता नहीं क्या इनको घोड़ों से दुश्मनी है हर जगह, अदर देन हॉर्सेस। यहाँ पे भी नीचे एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, सब जगह, ठीक है जी। तो ये भी एग्जम्प्ट है अगर तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हो तो। सर्विसेज इंक्लूडिंग कोई जॉब वर्क या कुछ ऐसे है ना, ऐसे बीच में कोई जॉब तुम अपनी गुड्स पे कुछ काम करवा रहे हो, तो ऐसी सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब वर्क रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स मतलब वही गाय का दूध निकालना, भेड़ के वो ऊपर से ऊन काट लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें। एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस के साथ इनको दुश्मनी है, पता नहीं क्यों। और ये तुम रियरिंग और ये क्यों कर रहे हो? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है जी। अब सर्विसेज कैसी वाली एग्जम्प्ट है? ये जो सर्विसेज लिखा है ना इंक्लूडिंग जॉब, कैसे वाली? बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है सर। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर सप्लाई कर दी, ठीक है जी। प्रोसेसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म, जैसे कि हार्वेस्टिंग, कटिंग, फ्यूमिगेटिंग, ड्राइंग, टेस्टिंग, ऐसी चीज़ें जिससे क्या नहीं होता, जिससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होता, ठीक है जी। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जिससे ना चेंज हो, वो अभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहे। बस वो उस पर ऐसी वाली सर्विसेज कर दी, ऐसी वाली प्रोसेसेस कर दी ताकि उसको हम खेत से निकाल के ना प्राइमरी मार्केट में बेचने लायक हो गए। ऐसा नहीं कि तुमने आलू उठाया, आलू का फ्रेंच फ्राइज बना दिया, वो अभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है, नहीं। आलू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब आलू को ज़मीन से निकाला, उसकी साफ़ सफाई करवाई, उसकी लेट से ऊपर वो हार्वेस्टिंग करवाई, उसको थोड़ा फ्यूमिगेट कराया, अगर उस पर कीड़े वीड़े थे उतार दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करी ताकि वो प्राइमरी मार्केट में बिकने लायक हो जाए। इसको धो दिया, ऐसी चीज़ें कर दी। देन वो प्रोसेसेस एग्जम्प्ट है, ठीक है। आगे वाली प्रोसेसेस जो हैं कि भाई प्राइमरी मार्केट के बाद जो होती हैं वो टैक्सेबल है, ठीक है जी, ठीक है जी। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज़। तो भाई मेरे पास एक खाली फार्म था, उसके साथ एक फार्म हाउस भी था, शेड वेड लगे हुए थे, है ना, और मशीनरी भी थी, ट्रैक्टर वगैरह भी था उसके साथ, है ना, जुड़ा हुआ। तो मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, रेंट और लीजिंग, तो ये भी एग्जम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पढ़ चुके। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, कि भाई एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च और ऐसे नॉलेज वॉलेज लगाई, तो वो भी क्या है एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट।
कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखो यार, फार्मर जो है वो अपने ऐसे खेती वेती काट वाट के लेके जाता है प्राइमरी मार्केट में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बैठी है जो उसका सामान बिकवाने के लिए बैठी है, कि फार्मर का भला करने के लिए बैठी है ना। या कोई ऐसा कमीशन एजेंट जो बीच में दलाल बैठा है वो भी ऐसे कि फार्मर का सामान बिक जाए इसलिए बैठा है, आड़ती वगैरह जिसको बोलते हैं। अब जिसका काम ही यही है, जो फार्मर्स की मदद कर रहा है, तो वो जीएसटी तो लगाएगा तो फिर फार्मर्स को चुभेगा ना, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको एग्जम्प्ट रखते हैं, इसको एग्जम्प्ट कर दिए इसी चक्कर में। अब हो गई 2 खत्म, अब तीसरी स्टार्ट है एजुकेशनल सर्विसेज। अब देखो यार, तुम्हें ये क्रेजी नोट्स चाहिए जो 4 पेज में एग्जाम्शन खत्म है, तो तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारे नोट्स 4 पेज में जो एग्जाम्शन खत्म हो रहा है, जो तुम्हें लास्ट डे में पढ़ने में इतनी हेल्प करेगा, वो फ्री पड़े हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फ्री में उठाओ यार, और क्या चाहिए। ठीक है जी, अब एक बार पढ़ लेते हैं एजुकेशनल सर्विसेज। अब इसमें ध्यान देना है बिकॉज ये पेपर में आ जाता है एजुकेशनल वाला, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले हम एग्जाम्पशन पढ़ लेते हैं क्या है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एसएफएस को कोई सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, तो वो एग्जम्प्ट है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, बाय वे ऑफ कौन सी सर्विसेज, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस। तो कोई एग्जामिनेशन वगैरह रखवा रहा है और उसकी एंट्रेंस फीस ले रहा है। जैसे आईसीआई करते तुम्हारे साथ, तुम्हारे अभी एग्जाम है तो उसने एग्जाम फॉर्म भरवाया होगा, और आईसीआई जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बिकॉज डेट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय एन एक्ट। तो तुम्हारी जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है उस पर जीएसटी नहीं है। मजे। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो ठीक है, 2 तरह की उसकी सर्विस एग्जम्प्ट है। एक जो वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देता है वो एग्जम्प्ट है, और जो वो एग्जामिनेशन करवाता है उसकी एंट्रेंस फीस एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, अपने आप में इसमें बहुत कुछ आता है। इसमें सारे तरह के स्कूल आ जाते हैं, प्री स्कूल, हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आंगनवाड़ी तक आ जाती है। आंगनवाड़ी होता है वो जो इनफॉर्मल सा प्रीवियस स्कूल टाइप नहीं होता, डैट इज़ आंगनवाड़ी, वो भी आ जाता है। इसमें कॉलेजेस आ जाते हैं। कॉलेजेस कौन से आ जाते हैं, जो रिकग्नाइज डिग्री प्रोवाइड करते हैं, रिकग्नाइज डिग्री एज पर इंडियन लॉ। अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो ऐसी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है जो रिकग्नाइज एज पर फॉरेन लॉ है, इंडिया में रिकग्नाइज नहीं है वो, तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जाम नहीं है। तो अगर कोई कॉलेज रिकग्नाइज डिग्री दे रहा है रिकग्नाइज एज पर इंडियन लॉ, एंड इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाहर है, अगर कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, सचिन रेजा क्लासेज है, ये सचिन रेजा क्लासेज ये बाहर है, इस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर कल को मैं जब तुम्हें कोर्सेज बेचूंगा, जब तुम अपने जूनियर्स को बोलोगे कि सर की यार क्या क्लासेज हैं खरीद तुम, फिर वो लेने आएंगे, तो फिर जीएसटी लगा के भेजूंगा मैं उनको, ऐसे नहीं भेज रहा मैं। ठीक है जी। तो कॉलेज हों जो रिकग्नाइज डिग्री देते हों, रिकग्नाइज एज पर इंडियन लॉ, ठीक है, और क्वालिफिकेशन वगैरह दे रहे हैं बेसिकली। यार अब जैसे कोई कॉलेज है बीकॉम की डिग्री दे रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसा, ठीक है, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है ना, जो ऐसे लॉ की तरह रिकग्नाइज्ड है, जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, ये सारे रिकग्नाइज्ड हैं भाई। ये ऐसे कोर्सेज जो रन या अप्रूव करती है एनसीवीटी। अब देखो, एनसीवीटी इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब ये क्या होता है, अगर कोई ऐसा आईटीआई या आईटीसी है, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आईटीसी, जो कि डेजिग्नेटेड ट्रेड्स करवा रहा है अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ठीक है, एज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, तो वो एग्जाम्प्ट है, ये याद रखना है। सेकंड, अगर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स करवाया जा रहा है, अगेन अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन इसमें ध्यान के रखना है, सर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स होता क्या है, मतलब कि ऐसा कोई कोर्स होता है ना, जैसे कोई स्कूल ड्रॉप आउट हो गया तो उसको कहता है कि यार कि मेरे को जॉब इजीली लग जाए, ऐसा कुछ कोर्स मिल जाए मेरे लिए, तो उसके लिए जो कोर्सेज होते हैं डेट इज़ एमईएससी, ठीक है जी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है, आईआईएम्स आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आईआईएम जो है इसमें भी एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, और ये पेपर में आया हुआ है भाई। आईआईएम जो है अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स दे रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब लेस देन 1 ईयर का कोई कोर्स बेच रहा है, देन इट इज़ टैक्सेबल। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन दे रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन
that is greater than 1 year, then it is exempt। ये पेपर में आया हुआ है तो याद रखना, IIM अगर 1 साल के ऊपर का कोर्स दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, छोटा कोर्स दे रहा है तो एग्जाम्प्ट नहीं। और ऐसी कोई बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन के लिए होती हैं भाई गवर्नमेंट, तो वो तुम्हें पेपर में लिखा आएगा कि भाई ये ऐसी ऐसी बॉडी है जो ऐसे गवर्नमेंट ने सेटअप करी है, तो ऐसे ऐसे बताओ इसने अपनी फैकल्टी को ना ये वाली सर्विसेज दी, तो बताओ एग्जाम्प्ट है। हाँ एग्जाम्प्ट है, सिंपल, ठीक है जी। अब कोई मान लो कॉलेज है, उसने क्या करा, एक तो दे दी तुम्हें रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, उसने बोला ये रिकॉग्नाइज्ड डिग्री का कोर्स है, ये 8,000 का है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोई साथ में ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा टाइप ऐसे टाइप है ना, तो वो जी 3,000 का है, लेकिन तुम दोनों ले लो 10,000 लगा दूंगा, ठीक है जी। अब ये है मिक्स्ड सप्लाई, क्योंकि आपस में उनका कोई तुक बनता नहीं था, कॉलेज कहते हैं यार हमारा वो दूसरे वाला बैच लग नहीं रहा, तो ये भी बीच में करवा देते हैं। तो अगर उन्होंने बीच में करवा दिया तो ये मिक्स सप्लाई का केस बन जाएगा, है ना। रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री अगर क्लब टुगेदर कर दी तो ये उसका केस बन जाएगा मिक्स सप्लाईज का। तो इस पे लगेगा हायर रेट पे टैक्स, ठीक है जी। अब कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो एजुकेशनल सर्विसेज के साथ ऐसे मिक्स में बंडल हो गई, है ना, कि बच्चे जी स्कूल आते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, चलो, है ना। वैसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है, एग्जाम्प्ट है। अब मान लो उनने दे दी हॉस्टल की सर्विसेज, अब वो एजुकेशन के साथ ही दी जा रही है ना, कॉम्पोजिट सप्लाई बंडल्ड, कि भाई होते हैं ना कुछ कॉलेज के बच्चे आके हॉस्टल में भी साथ में रहते हैं, तो ऐसा हर एक कॉलेज दे रहा है, तो इसलिए वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है। और प्रिंसिपल सप्लाई तो एजुकेशन सर्विसेज ही है, तो इसलिए एग्जाम्प्ट है। इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट भी चलता है मार्केट में कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन होती है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज क्लब टुगेदर। अब इसमें एजुकेशन तो एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल सप्लाईज तो क्लब टुगेदर हो ही नहीं, तो ऐसे ये भी एक थॉट है, बट चलो अपने को ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। पेपर में तुम आए तो तुम बोल देना कॉम्पोजिट सप्लाई एग्जाम्प्ट रहेगी, ठीक है। अब ये तो होगी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आउटपुट सप्लाईज, कि वो अपने स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को कुछ सर्विसेज दे रहा है या एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, उसके एंट्रेंस फीस एग्जाम्प्ट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इनपुट्स भी अपने को देखने हैं। चार्जिंग पे लगा लें ज़रा एक बार, लेट्स गो। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इनपुट वाली साइड अगर देखें तो इनपुट साइड क्या है, देखो जो इनकी है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली जो फीस, अगर एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज कोई इनपुट दे रहा है, और रिलेटेड सर्विस का मतलब वही बात है कि भाई एडमिट कार्ड छाप के दे दिए बच्चों के, ऐसे रिजल्ट कार्ड छाप दिया, ऐसा कोई सर्विसेज दे रहा है एग्जामिनेशन के रिलेटेड, और वो स्कूल को दे, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, जिसको मर्जी, स्कूल को, कॉलेज को, कोई भी रिकॉग्निशन किसी को भी दे रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है। अब ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ये स्पेसिफिकली सिर्फ कॉलेज वालों को एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो तुम यही सोच के देख लो यार, अब ऑनलाइन जो एजुकेशनल जर्नल्स होते हैं, वो पीरियोडिकल्स जो होते हैं, जैसे बुक्स मैगजीन टाइप्स होती हैं ऐसे नॉलेज वाली ना, स्कूल के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे। और जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो ऐसे फालतू की डिग्रीज दे रहे हैं साइड वाली डिप्लोमा टाइप्स, उनमें कौन पढ़ता है, उनमें पढ़ता भी कौन है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, आई जस्ट डिड। तो ऑनलाइन एजुकेशन जनरल सिर्फ कॉलेज वालों को एग्जाम है, कॉलेज वाले बच्चे पढ़ते हैं। सर आपका वहम है कॉलेज वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये भी बात ठीक है, तो पढ़ कौन रहा है? सर हम आपकी क्लास से देख के पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, तुम हो हीरे, ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ या केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स जो ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं वो भी, या सिक्योरिटी की सर्विसेज। तो ये जो TCS है, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग और सिक्योरिटी की सर्विसेज किसको दी जा रही है? अब एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन जो स्कूल वैन जाती हैं, वो नाम में ही पता चल रहा है स्कूल वैन जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गया स्कूल वालों को जाती हैं। केटरिंग, दोपहर को खाना किसको चाहिए? बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को, तो स्कूल को। और सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग, साफ़ सफाई कहाँ होती है? स्कूल में, कॉलेज में तो गंद पड़ा रहता है, कौन बोला ये? ठीक है, तो ये TCS की जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज, तो ये चाहिए। अगर स्कूल को दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट है, और पेपर में घुमा के आ सकता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एक कॉलेज वाला दे रहा है अपने बच्चों को, बताओ एग्जाम्प्ट है? नहीं, एग्जाम नहीं है, ठीक। ओह सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कॉलेज को दी जा रही है, कोई बाहर वाला बंदा कॉलेज को दे रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट है? नहीं है, ठीक है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग और सिक्योरिटी की सर्विसेज सिर्फ स्कूल को एग्जाम्प्ट है।
ठीक है जी, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला पेज। बधाई हो, 30 मिनट लग गए एक पेज ख़त्म करने में, अभी 3 पेज और पड़े हैं। क्या मतलब थोड़ी स्पीड खींचनी पड़ेगी, ठीक है सर। हेल्थ केयर की सर्विसेज देखो, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक ही वीडियो बस यही देखनी पड़े, कहीं और मुंह ना मारना पड़े, कुछ खुद से बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। सीधा एकदम से यहाँ से सुना पढ़ा, पेपर में याद रहेगा और सीधा लिखाओगे, ठीक है। तो तुम यहीं से सुन के जाना बस, सिंपल। अब हेल्थ केयर सर्विसेज पे आते हैं। हेल्थ केयर सर्विस बेसिकली वो वेटनरी का क्लिनिक जो वेट होता है उसकी एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पे मेन क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर टाइप होते हैं जो, पैरामेडिक्स जो कंपाउंडर, नर्स, लैब असिस्टेंट टाइप होते हैं वो, इनके द्वारा दी गई हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज जैसे डायग्नोज ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, तुम्हारा डायग्नोज कर दिया, तुम्हारी केयर कर दी, तुम्हारी इंजरी ठीक कर दी, ऐसा ऐसा जो कर दिया, मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी है ना। इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज एंड IVF, ठीक है, जो IVF पता ना वो, ठीक है ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज जो हैं हेल्थ केयर में आती हैं, और अगर इनको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है कोई, या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है जैसे कि डॉक्टर टाइप वगैरह, तो वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी। अब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मान लो कोई वो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बहुत बार क्या करता है, ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स को हायर कर लेता है कि तुम 10,000 ले लिए उससे पेशेंट से, 7500 दे दिए उसको डॉक्टर को कि लो जी आप, है ना। और वो इनके एम्प्लॉयज़ नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, तो प्रोफेशनल चार्जेस उनको दे दी 7500, और 2500 आप रख ली कि भाई मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, मैंने पट्टी वट्टी करवा दी थी, ऐसा ऐसा। तो 2500 भी एग्जाम्प्ट है, 7500 भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है ठीक है। अब ये जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती हैं हेल्थ केयर में, ये कौन सी होती हैं, फटाफट सुन लो बस, ऐसे एलोपैथी, होम्योपैथी, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ऐसा ऐसा, ठीक है ठीक है। अब ये एग्जाम्पशन ध्यान देने वाली है, रूम प्रोवाइड किया जा रहा है अगर, तो वो केयर यूनिट प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन सा केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, ऐसा ऐसा जो ICCU, NICU, ऐसा कमरा जहाँ पे होता है ना वो ICU में एडमिट हो गया भाई, बहुत ऐसे केयर यूनिट, ऐसे बहुत क्रिटिकल केस है ऐसा। तो उस केस में अगर कोई कितनी मर्जी अमाउंट ले ले हॉस्पिटल, अगर जितनी मर्जी अमाउंट लेके रूम प्रोवाइड करे, एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर कोई और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, कोई और ऐसे रूम है, कोई और ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे अप टू 5000 पर डे है तो वो एग्जाम्प्ट है, 5000 से ऊपर अगर चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल है। अब ये एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है, वो भी एग्जाम्प्ट है। और अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट हो गया और उसको साथ में खाना वाना दिया जा रहा है, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ, कि इसको हेल्थ केयर के साथ साथ खाना भी दिया जा रहा है, बीच में ही है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हेल्थ केयर। तो टैक्स रेट किसका लगेगा, हेल्थ केयर का, जो कि एग्जाम्प्ट, तो मजे से हो जाएगा एग्जाम्प्ट, ठीक है जी ठीक है जी। अब चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे, ठीक है। इसमें कुछ रहता तो नहीं है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में एक चीज़ और ध्यान दे रहे हैं ना, कि अगर हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो ऐसी वाली हैं जैसे होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया किसी ने, प्लास्टिक सर्जरी करा ली। अब अगर ये तो अगर तो है शौक के लिए कि मज़े से करवा लिया यार, ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा लग रहा था, ऐसे ऐसे, तो एग्जाम नहीं है। अगर किसी की मेडिकल नीड थी कि भाई करवाना पड़ रहा था, मेरा फेस जल चुका था, ऐसा ऐसा कुछ था, है ना, प्रिस्क्राइब्ड था, देन इट इज़ एग्जाम्प्ट, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे आते हैं। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्योर ऐसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली थी ना, बेसिकली होता ना यार, ऐसे छोटे इलाकों में, स्लम एरियाज में घर वर बनाने की जो सर्विसेज थी, तो उसमें अगर लेबर ली जा रही है, गवर्नमेंट ले रही है या कोई भी और ले रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए ली जा रही है, घर बनाने के लिए, देन इट इज़ एग्जाम्प्ट। फिर ये थर्ड वाला पढ़ लेते हैं पहले, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर्टेनिंग टू सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तुमने बेसिकली अपना घर बनवाया और तुमने एक ठेकेदार हायर करा और तुमने बोला मटेरियल सारा मैं दूंगा, लेबर तू दे, तो उसने जो लेबर दी और उसने चार्ज करा सारा एग्जाम्प्ट। अब घर बनते बनते भाई हो सकता है भाई 20-25 लाख का तुमने लेबर ही ले ली हो ना, तो वो तो टर्नओवर क्रॉस कर गया उसकी, तो GST चार्ज कर लेगा, तो इसमें ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है एग्जाम्प्ट है। लेकिन एग्जाम्प्ट कब है, अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बन रहा है, कि मतलब तुम्हारा घर बन रहा है, किसी एक का ऐसे घर बन रहा है, किसी एक का घर बन रहा है ना, ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई वो जो होता ना ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो मुंबई गुड़गांव वगैरह में बनी पड़ी हैं बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारे ऐसे रेंट पे रहते हैं लोग एक साथ, अपार्टमेंट्स टाइप हैं, देन अगर उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर सर्विस दी जा रही है, दैट आर नॉट एग्जाम्प्ट,
सिर्फ जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए ली जा रही है, मेरा घर बन रहा है, ऐसा ऐसा बन रहा है, देन इट इज़ एग्जाम्प्ट। घर बन रहा है, बंगला बन रहा है, विला बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मेरा बन रहा है ना, एक बंदे का बन रहा है ना, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बन रहा है ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी दी जा रही हैं बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, फार्मर तक बिजली पहुंचाने के लिए अगर कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बीच में, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता हो फार्मर की ट्यूबवेल तक, दोज आर एग्जम्प्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खतरनाक और सबसे क्रेजी एग्जम्पशन। अगर तुम यहाँ पे पहुँच चुके हो, इसका मतलब तुम मुझे 35 मिनट से सुन रहे हो, और इसका मतलब तुम आगे भी सुनने वाले हो, और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अभी के अभी ऐसे कोने में दबाओ, वीडियो को शॉर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सर अगर शेयर नहीं करा तो पेपर में फेल हो जाओगे। मजाक मजाक मजाक, जिसने समझा मजाक उसको पेपर में देखेगा। जस्ट किडिंग गाइस, दीज आर जस्ट जोक्स वोक्स कुछ नहीं है, पेपर में देखना पटाखा, वो पटाखा। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं, लाडले ICAI तेरी फील्डिंग सेट करेगी अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो। मेरी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी थोड़ी बीच में बोल लेती है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਅਸਲਾ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ। ठीक है सर, थोड़ा मूड हल्का हो गया ताकि हम इंपॉर्टेंट वाली एग्जाम्पशन पढ़ लें। अब एग्जाम्पशन क्या है? एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसपैलिटी और पंचायत अंडर आर्टिकल 243W और G। तो म्यूनिसपैलिटी का है आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत का है 243G। याद कैसे रखना है? म्यूनिसपैलिटी का जो M है उसको उल्टा कर दो तो W बन जाएगा, तो 243W। और जो पंचायत होती है वो पंचायत कहाँ पे होती है? गाँव में। गाँव, G फॉर गाँव, तो G गाँव का है, G पंचायत का है, म्यूनिसपैलिटी का W है। ठीक है सर। इसमें ऐसे कौन से फंक्शंस आते हैं? वैसे मैंने आई थिंक RCM के चैप्टर में बताया था। इसमें फंक्शंस आते हैं कि जैसे वही बात है ना, तुम्हारी सड़क की साइड पे वो लाइट्स वगैरह लगा दी है ना, ऐसे सड़क वड़क बनवा दी, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, पानी की सप्लाई होती है बहुत जगह, तो वो एग्जम्प्ट है। अब हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, आगे आएगा सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अभी आ रहा है बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? CG, SG, UT और LA, पता ही है सर ये तो। अब ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट वही 3 सर्विसेज अपनी वाली, पर ऑफ ट्रांसपोर्ट, P से पोस्टल सर्विसेज, R से उधर RCM में रेलवेज था तो रेलवेज अभी नहीं आ रहा, लेकिन पोस्टल। अब A और V एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेटेड में सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, पर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा, ऐसे चौंक जाना, पर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा, पर एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेटेड सर्विस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर के रिलेटेड सर्विस। ये वही सेम सर्विसेज हैं जिनके ऊपर RCM में पड़ा था, तो इनके ऊपर RCM है अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती। और ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो अगर बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर बेसिकली एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को कर रही है सर्विसेज गवर्नमेंट, तो वो एग्जम्प्ट है। मजे करो, और क्या चाहिए। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल है, पता ही है, और वो भी इस पर भी RCM है, सबके ऊपर RCM ही तो है, नहीं सॉरी, इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। और गवर्नमेंट अगर बाकी कोई सर्विस दे रही है और इंक्लूडिंग ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस पर RCM है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक जनरल एग्जम्पशन भी है कि अगर कोई पोस्टल सर्विसेज दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है ना, कोई भी दे रहा है, कोई भी, इंक्लूडिंग ये जो गवर्नमेंट, ये जो एक्सेप्ट यहाँ पे करा था ना, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, अगर कोई भी सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट, तो वो एग्जम्प्ट है। ऐसे नॉर्मल तुम गए कि सर ये चिट्ठी भेजनी है आगे, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ऐसे तुम कुरियर लेके चले गए, या ऐसे कोई बड़ा आर्टिकल लेके चले गए, या कोई ऐसे मनी ट्रांसफर लेके गए, मनी ऑर्डर है वो, ऐसी चीज़ें लेके गए, देन वो पोस्टल सर्विसेज टैक्सेबल है। ठीक है जी। अब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है, तो वो एग्जम्प्ट हैं, एक्सेप्ट यही पर ऑफ ट्रांसपोर्ट को छोड़ के बाकी सब एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट किसी को भी सर्विसेज दे रही है, लेकिन अगर उसकी कंसीडरेशन
अप टू 5,000 रुपीज़ है वो ट्रांजैक्शन की, वो सर्विस की कंसिडरेशन। और अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो पूरे साल में देखेंगे, लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन एक सर्विस है तो उसकी अगर कंसिडरेशन अप टू 5,000 है तो वो एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट दे रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ओल्ड एज होम जो गवर्नमेंट चलाती है या फिर वो चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमने पहले पढ़ी है वो चलाती है, और यहाँ पे 60 साल के बुढ़े हैं, ऊपर क्या थे 65 साल के रूरल बुढ़े, अनाथ बच्चे, कैदी और ट्रॉमेटाइज्ड लोग, ये 4 लोग थे, ठीक है, जिनको एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज दी जा रही थी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 60 साल ध्यान रखना है, और मोर रेजिडेंट्स, अगर 60 साल के ऊपर रेजिडेंट्स हैं और कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर है, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। अगर कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर की मैं बात करूं, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। अगर 25,000 तक है तो, और 60 साल के ऊपर के बंदे, और इसमें 25,000 में सब कुछ आ जाता है कि भाई उसकी वो उसको बोर्डिंग, उसकी लोडिंग, उसकी कोई ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसका कोई सामान लेके जाना, कुछ भी ऐसे मेंटेनेंस चार्जेस सब कुछ इंक्लूड करके 25,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 60 साल के ऊपर के लोग हैं तो, ठीक है जी। अब रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज दी जा रही है या थेरेपी दे रही है, काउंसलिंग दे रही है गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने पीएसयूज को सर्विसेज दे रही है, अगर पीएसयू ने कोई लोन लेना था बैंक से और गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी दे दी, तो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है बैंक को कि भाई पीएसयू का लोन गिरा तो हम चुकाएंगे, तो ऐसे गवर्नमेंट ने गारंटी दी, गारंटिंग की सर्विसेज दी पीएसयू को, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। डिप्यूटिंग ऑफिस आफ्टर ऑफिसर, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो और ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस दे के तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो को, जो ऑफिसर्स हैं जो है ना, उनको डिप्यूट कर रहे हो तुम, उनको ऐसे लगा रहे हो काम पे ऑफिसर्स के अलावा मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे करके, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, बेकार, ठीक है जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस दे रही है कैसी, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन होगी अंडर एनी लॉ, है ना, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन हो रही है ना, पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर हो रहा है, ऐसा कोई पार्टनरशिप रजिस्टर हो रही है तो वो सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट। कोई टेस्टिंग हो रही है, कोई कैलिब्रेशन हो रहा है, कोई सेफ्टी चेक हो रहा है, कोई हेल्थ चेक हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो चेक करती है गवर्नमेंट, वो एग्जाम्प्ट है। कोई पासपोर्ट इशू कर दिया, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, वो एग्जाम्प्ट है। और कोई राइट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज किसी फार्मर को दे दिया, फार्मर ने बोला सर हमारे यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ट्यूबवेल, वो ऐसे पानी वानी खींचेगी नेचुरल रिसोर्स, तो अलाउ कर दो, तो गवर्नमेंट कहती है अलाउ है, तो उसको ऐसे राइट दे दिया, और मान लो कोई फीस ले ली, तो वो सब एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है जी। सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स। इसकी मैंने वैसे एक पूरी अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, बट अभी मैं फटाफट से बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी से जो रॉयल्टी ली, अगर उससे ज़्यादा माइनिंग लीज होल्डर रॉयल्टी पे कर रहा है, तो जितनी डिफरेंस है सिर्फ उस पर ईआरसीसी टैक्स भर देगा। ये मैं भी रिवाइज करा रहा हूँ, अगर तुम्हें कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ टोल रेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज इनफॉर्मल रिकग्निशन। गवर्नमेंट ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, सामने वाले ने सही से नहीं करा, तो उसने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए कि भाई आप ये जो आपको नुकसान हुआ है, जो मैंने नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको टोलरेट करने के लिए आपको जो लिक्विडिटी डैमेजेस के बेस पे मैं कंसिडरेशन दे रहा हूँ। लिक्विडिटी डैमेजेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसे मेरे पास वो है पूरा, मतलब सर्कुलर एंड ऑल आया हुआ है, बड़ा अच्छा बड़ा फेमस केस सर्कुलर है इसका, और ये रेगुलर बैच में पढ़ाया जाएगा ढंग से। फिलहाल लेकिन इतना समझ लो कि अगर गवर्नमेंट को लिक्विडिटी डैमेजेस मिल रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, वो बाहर है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स हो रहा है, अगर बाय एयर हो रहा है और इकोनॉमी क्लास में, फ्रॉम और टू, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ पर, कौन सी स्टेट्स में, मोह माया मुक्त यू संत, मोह माया मुक्त यू संत, इसमें यू उत्तराखंड जो है वो बाहर है, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड बाहर है। सिक्किम, एपी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब, एंड असम एंड वेस्ट बंगाल। अगर इन स्टेट्स में एयर की सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है इकोनॉमी क्लास में, तो वो एग्जाम्प्ट है। ये सारे बैकवर्ड एरियाज होते हैं, तभी यहाँ पे इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला जाता है। इन पे डेवलपमेंट चाहती है सरकार की, भाई इनको डेवलप किया जाए और यहाँ के लोगों को रिलीफ दिया जाए। नॉन एयर कंडीशन, नॉन एसी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज इज एट डिस्पोजल ऑफ द सर्विस ऑफ रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट इज दस फ्री टू डिसाइड मैनर।
अब मैंने कोई नॉन एसी कैरेज बुक कर लिया, नॉन एसी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नॉन एसी कोई मान लो टेम्पो ट्रेवलर बुक कर लिया, और वो पूरी मेरे इशारे पे है, पूरी मेरे इशारे पे है कि भाई कैसे कैसे बंदा तूने कहाँ पे उठाना है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन लेकिन अगर वो नॉर्मल है, ऐसे टेम्पो ट्रैवलर मैंने बुक कर ली कि भाई पैसेंजर्स लेके जाने हैं, ले जाइयो, तो बोलती है ओके। तो ऐसे मेरे ऊपर नहीं है वो डिपेंडेंट कि मेरे कहने पे चल रही है या फिर मैं डिसाइड करूँगा तुझे कैसे चलना है, ऐसा अगर ऐसा नहीं है देन इट इज़ एग्जम्प्ट। ठीक है जी। स्टेज कैरेज है अदर देन एसी स्टेज कैरेज। तो ऐसे स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में क्या फ़र्क होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बेसिकली तुमने कोई ऐसी गाड़ी बुक कर ली, मान लो किसी कंपनी ने गाड़ी बुक कर ली कि हमारे रात को तू ना एम्प्लॉयज़ को लेके जाइए छोड़ के आइए, लेके जाइए छोड़ के आइए, ऐसे रात सुबह, और ऐसे कंपनी उसको कुछ ऐसे ऐसे फ्री नहीं है यूज़र डिसाइड करने को कि नहीं नहीं तेरी गाड़ी को ना हम किसी भी दिन ट्रिप पे ले जाएंगे, किसी भी दिन हम जंगलों में ऑफ रोडिंग कराने ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तेरे को एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करा है, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। स्टेज कैरेज क्या होता है? वही जिसकी स्टेजेस फिक्स होती हैं कि आज अभी यहाँ पे रुकी गाड़ी, अब यहाँ पे रुकेगी, फिर 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 तुम्हारे घर रुकेगी। तो ऐसे ऐसे जो रुक रही है गाड़ी, ठीक है, तो वो स्टेज कैरेज होती है, वो एग्जाम्प्ट है। अब इसमें कैच क्या है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है ना जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, देन वो एग्जाम्प्ट नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बाय एयर विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। भाई यार नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना अपना बैकवर्ड वाला, उसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के वहाँ पे ना एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, आई थिंक 800 समथिंग एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। तो वो भी पिछले साल ही आई थिंक स्टार्ट हुई है, तो उसके 3 साल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो 3 साल तक वहाँ के जो ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उनको बड़ी है ना, बड़ी सस्ते रेट में कि 2500 पर आवर ऐसा कुछ है कि 500 पर आवर ऐसा कुछ। तो जो गैप फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, वो सर्विसेज भी फ्री हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवेज एसी और एसी कोच को छोड़ के, फर्स्ट क्लास और एसी कोच को छोड़ के, कोई भी अगर तुम रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट है। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे, जो मेट्रो चलती हैं गुड़गांव दिल्ली में, बेंगलोर में, वो भी एग्जाम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज, कोई भी ऐसे 2 जगह पे जैसे होता है ना बीच में से तालाब टाइप है, उसमें से कोई बोट से ट्रांसफ़र कर रहा है, बोट से ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल इन इंडिया अदर देन प्लेसेस प्री डोमिनेंट फॉर टूरिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है कि भाई कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर गए, या वो होता ना हैवलॉक से नील आइलैंड गए, ऐसे ऐसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, जो प्रीडोमिनेंटली ऐसे टूरिज्म के लिए। प्रीडोमिनेंट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं स्पेशल पंजाब से अंडमान गया और वहाँ पे मैंने वो ले लिए, मेरे लिए तो टूरिज्म है। प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म मतलब ऐसे नहीं है कि तेरे अकेले का देखा जाएगा। अगर नॉर्मली वहाँ पे लोग है ना, अब हैवलॉक से नील आइलैंड जाने के लिए जाती ही सिर्फ ऐसे बोट ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें मेरे पास ना, मैं तुम्हें क्रेजी चीज़ बताता हूँ। मैं गया था घूमने, कहाँ पे गया था मैं घूमने, मैं गया था घूमने कहाँ गया था मैं घूमने, मैं गया था यहाँ पे घूमने, मिस्टर सचिन रहेजा, ठीक है। मैं गया था घूमने पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, और फिर हैवलॉक से नील आइलैंड, और फिर नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर। अब ये मैं गया था, अरे यार इसमें मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मैं गया था 7 अप्रैल 2025 को, ठीक है, और यहाँ पे इनके पास जीएसटी नंबर भी ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, जो देखने वाली मेन चीज़ है, बेसिक फेयर लगा UTGST अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी है, याद है ना, और CGST क्या है 0, ठीक है। एग्जाम्प्ट है जी, एग्जाम्प्ट है सर। और ये जो तुम्हारे ऑटो रिक्शा मीटर के ऐप्स चल रही हैं ना, ई रिक्शा टाइप्स, ये सारी भी एग्जाम्प्ट है अगर इनमें तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ओके। अब कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, EPFO, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये उन पर्सन्स को सर्विसेज दे रही हैं जो इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के अंडर गवर्नड है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उसके अंडर जो पर्सन्स गवर्न होते हैं, मतलब उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो अपना स्टेट इंश्योरेंस क्लेम करने गए, उनको अगर कोई सर्विस दे रही है तो वो एग्जाम्प्ट है, ऐसा।
और नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो अपने मेंबर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के अगेंस्ट कोई सर्विस दे रही है तो वो एग्जम्प्ट है। अब जनरल इंश्योरेंस में बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर सर्टेन स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन, रूरल एरियाज, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट स्कीम, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो इनकी इंश्योरेंस और इनकी री इंश्योरेंस दोनों एग्जम्प्ट है। थोड़ा एक बार मैं इनकी स्कीम दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ज्यूम करके चलूँ, सबको ये तो पता ही ना कि एग्जम्प्ट सप्लाई के अंडर नील रेट ऑफ टैक्स आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आती है और एग्जम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। नील रेट ऑफ टैक्स जैसे सॉल्ट और जैगरी हो गया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अपने को पता है अल्कोहल, पेट्रोलियम, और एग्जम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। अब इसमें ये जनरल इंश्योरेंस वाली हैं जो एग्जम्प्ट हैं, पॉज करके फटाफट पढ़ ली, ठीक है। और ये हैं और सेम जनरल इंश्योरेंस जो एग्जम्प्ट है। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन इनमें कॉमन बात क्या है अगर तुम ध्यान से देखो, कॉमन ये है कि सारी वैसे वाली हैं जैसे हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, ऐसे होता है ना, रूरल एरिया, वुमेन, ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये देखो राष्ट्रीय स्वराज, ऐसे कोकोनट, प्रधानमंत्री, ऐसी जो सर्विसेज हैं, ठीक है। अब देखो तुम ये सारी थोड़ी याद कर सकते हो, बंगला शस्य बीमा, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, ऐसे ये नहीं याद रख सकते। तो बस ये ऐसे समझ लो कि भाई ऐसी जो इंश्योरेंस सर्विसेज जो रिलेटेड टू क्या है, वुमेन है, रूरल एरियाज़ है, हेल्थ सेक्टर है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उनके रिलेटेड है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे कर, तो वो सब एग्जम्प्ट है और इनकी री इंश्योरेंस भी एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। हमारा दूसरा पेज भी ख़त्म हो गया, क्या बात है, मज़े, ठीक है जी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लेते हैं। बाय रोड कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जा रही हैं, एक्सेप्ट अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दे या कुरियर एजेंसी दे, उसके अलावा कोई भी दे रहा है, रेडी रिक्शा कुछ भी ऐसे उठा लिया, एग्जम्प्ट, मजे। वाटरवेज से कोई ऐसे बोट पे उसमें सामान जा रहा है, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, एग्जम्प्ट, मजे। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट को दे सर्विसेज या गवर्नमेंट एजेंसीज को दे, एग्जम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कृष्णा मूवर्स है, उसको मैंने बोला यार मेरे घर का सारा सामान ना उठा के दूसरे नए घर में शिफ्ट कर दे, तो वो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है। या ऐसे समझ लो कि जो आरसीएम के अंडर नहीं आते उनको सर्विसेज दे रहा है, एग्जम्प्ट। लास्ट बचा ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल या जीटीए, अगर ये वाली सर्विसेज, ये वाले गुड्स हैं और इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे रेल है, चाहे वेसल है, चाहे जीटीए, एग्जम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल जा रहा है विक्टिम्स के लिए, या डिजास्टर कोई मिसहैपनिंग हुई है उनके लिए कुछ जा रहा है रिलीफ मटेरियल। डिफेंस या मिलिट्री के इक्विपमेंट जा रहे हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन जा रहे हैं, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रही है कोई भी, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना वो लोडिंग एंड लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो चाहे जीटीए भी करे तो भी एग्जम्प्ट है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग पल्सेस, फ्लोर एंड राइस, ये सब भी एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर भी एग्जम्प्ट है, पेपर में आएगा नहीं, पेपर में ज़्यादातर वो होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट आएगा या तो, या ऊपर वो एजुकेशन वाला आएगा, ठीक है, या बस एक आधा पॉइंट घुसा के आ जाएगा। अभी हम पास्ट पेपर देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, डिपॉजिट, लोन, एडवांसेज, ये वो सब कुछ ऐसे सर्विसेज देना जिसके कंसिडरेशन में हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है। ये तो हमें शुरू से ही पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कॉम्पोजिशन स्कीम में भी पढ़ा था। तो क्या है वो, एग्जम्प्ट। लेकिन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज का जो इंटरेस्ट है, या डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट है, डेफर्ड पेमेंट का है, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, ठीक है जी। अब बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स के बीच में फॉरेन एक्सचेंजेस का, फॉरेन करेंसी का लेन देन हो रहा है बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर में, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। बैंकिंग कंपनी जो है वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने की सर्विस दे रही हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, एग्जम्प्ट। तुम कहीं पेमेंट करने जाते हो और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से तुम 2000 तक की पेमेंट कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो एग्जम्प्ट है 2000 तक के, उसके ऊपर से जीएसटी लग जाता है, प्रोसेसिंग चार्जेस।
तो सर्विसेज बाय पेइंग बैंक फॉर एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन और एनी अदर पेमेंट कार्ड एटसेट्रा। सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन एसईजेड फाइनल का टॉपिक है, तुम्हें अभी नहीं काम का। आईएफएससी भी फाइनल का टॉपिक है। तो ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि ये वाली तुम्हारे सिलेबस में है। मतलब सिलेबस में तो देखो एग्जाम्पशन इंटर और फाइनल के एग्जाम्पशन को लेकर सिलेबस सेम है, इक्का दुक्का एंट्री छोड़ के, आईजीएसटी वगैरह के छोड़ के। तो ये वाली फाइनल के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, तुम्हारे लिए नहीं आएगी। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इंश्योरेंस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि रेगुलेटेड है बाय ये PFRD एक्ट, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। इनके अंडर NPS में अगर कोई एन्युटी जा रही है, हर साल कोई ऐसे पैसा जा रहा है, तो उसकी इंश्योरेंस की जो सर्विसेज है एग्जम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड या एग्री टू बी प्रोवाइडेड, किसको प्रोवाइड किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस? आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, या जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं, या जो सेंट्रल आर्म्ड या पुलिस फोर्सेज हैं, इनके मेंबर्स को दिया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस एग्जम्प्ट। तो होता क्या है, LIC के दफ्तर में जाते हैं लोग और अपना सा आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं कि ये देखो जी हम तो पुलिस वाले हैं। तो ठीक है, वो बोलते हैं हम आपको GST नहीं लगाएंगे, मजे करो, प्रीमियम के ऊपर GST माफ़। और अगर तुम जा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस लेने किसी बीमा योजना के अंडर या प्रधानमंत्री योजना के अंडर, इसमें भी बहुत सारी 6, 7, 8 योजना है सबके अंडर में, लेकिन अगर बीमा योजना आ रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखा गया, एग्जाम्प्ट मार देना सीधा ही, मुंह उठा के। प्रधानमंत्री जैसे ही तुम्हें पेपर में दिख गया, एकदम से ऐसे कर लेना, ऐसे मतलब आँख नाक कान दिमाग सब बंद, सीधा एग्जाम ठोक के आ जाना, ठीक है जी। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, पता ही है सबको, ठीक है, अथॉरिटी जो है, विद मैक्सिमम कवर ऑफ 2 lakhs। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस होता क्या यार, वो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनसे छोटा छोटा प्रीमियम लेके उनको बोलते हैं 2 लाख मिल जाएगा अगर कुछ हो गया तो, ऐसे छोटा छोटा प्रीमियम लेते हैं ताकि इंश्योरेंस सब जगह सबका इंश्योरेंस हो रखा हो, है ना, ताकि सबके परिवार को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये भी जो गरीबों को दिया जाता है, ये भी एग्जाम्प्ट है। पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना या कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंडर कुछ भी पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, एग्जम्प्ट। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या इन दोनों का इंटरमीडियरी, अगर किसी बैंकिंग कंपनी की रूरल ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है, रूरल ब्रांच को, रूरल, सर अर्बन को दे रहा है तो RCM, याद है ना, पढ़ा था, रूरल को दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। और ये बिजनेस फैसिलिटेटर या ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे रूरल एरिया में जाके सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, पहले बाय गवर्नमेंट था, अब टू गवर्नमेंट था। अब वही जो वो फंक्शन इंटरेस्टेड थे उनको आर्टिकल 243G और W। G कौन सा था? G मतलब गांव, तो पंचायत। W मतलब M को उल्टा कर रखा है, ओ, तो इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो अगर इनको कोई फंक्शन इंटरेस्ट करा गया है जहाँ पे सर्विसेज अगर कोई दे रहा है इनको उन फंक्शंस के लिए, मान लो गवर्नमेंट ने किसी बंदे को हायर करा कि भाई तू ये सड़क के किनारे पे ना ये लाइट लगा दे, होता है ना, तो वो ट्रैफिक लाइट्स बोल लो या जो दूसरी होती हैं वो सड़क के बीच में लगी होती हैं जो अब वो बंदा गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है लगाने की, अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम्प्ट। और 25% गुड्स भी अलाउड है, ये पहले नहीं थी, बहुत पहले वैसे अलाउ हो चुकी है, मतलब ऐसे तुम्हारे अटेम्प्ट से नहीं है ये स्टार्ट, लेकिन 25% ऑफ गुड्स भी अलाउड है। तो मतलब वो जो लाइट लगाने आया वो अपने साथ में से स्क्रू, फेविकोल, ये वो ऐसी सारी चीज़ें अपने घर से ले आया, तो उसने मटेरियल भी लगाया बीच में, तो वो 25% तक अलाउड है। 25% से ज़्यादा हो गया तो टैक्सेबल, सब कुछ टैक्सेबल। लेकिन अगर 25% तक गुड्स लेके आए, उसका प्राइस ऐसे है, तो अलाउड है, एग्जम्प्ट है। फेयर प्राइस शॉप्स होती थी, पहले ही होती थी, अब तो बहुत ही कम होती है। मैं तो देखी बहुत टाइम हो गया, जहाँ पे होता ना राशन कार्ड दिखा के सस्ते में सामान मिलता था, चावल सस्ते मिल जाते थे, ऐसा सब कुछ। तो वो फेयर प्राइस शॉप्स जो फूड आइटम्स बेच रही हैं कमीशन के अगेंस्ट, है ना, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अगेंस्ट, PDS के अंडर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर, तो उसके अंडर कुछ ऐसे सेल ऑफ फूड आइटम्स दे रही हैं कमीशन लेके, तो उनकी भी सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं। और कोई भी ऐसी इंश्योरेंस स्कीम जिसमें प्रीमियम कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, एग्जम्प्ट। कोई भी ऐसी इंश्योरेंस स्कीम जिसमें प्रीमियम को दे रहा है गवर्नमेंट, एग्जम्प्ट। और गवर्नमेंट ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवा रही है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम अपने IAS IPS ऑफिसर्स को GST के बारे में पूरा सिखा देंगे। तो उन्होंने बोला सर इनको GST सिखाना है, क्या करें?
तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, मार्केट से ना कोई ऐसे बढ़िया सा बंदा पकड़ के लेके आओ जिसने सीए फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करी हो और जिसकी जीएसटी में मतलब ऐसे अच्छा खासा होल्ड हो और एग्जाम्पशंस वगैरह हो और जिसने जीएसटी में काम भी कर रखा हो और ऐसे यंग सा लड़का हो, यंग सा। तो उन्होंने ऐसे देखा, ज़्यादा नहीं देख पाया, उनको सीधा मैं दिख गया। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हें ये बात बताई नहीं है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी सरकारी गाड़ी भेजी, क्या वो बैठो आके हमारे आईपीएस ऑफिसर्स को आके ट्रेनिंग वगैरह दो, उनको सिखाओ जीएसटी के बारे में बताओ। तो मैं चला गया। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे 75% से ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट पे कर रही है, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। लीजिंग और लीगल सर्विसेज, पहले लीजिंग सर्विसेज आएंगी कि भाई अपफ्रंट अमाउंट जो हम दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लीज जो हमें ग्रांट करी गई है, किस में, ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ग्रांट करे गए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हमें लीज पे दिए गए हैं, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए, ऐसे कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए। अब गवर्नमेंट को है ही है कि यार जितने बिजनेस बढ़ेंगे उतना बढ़िया है ना, जीडीपी बढ़ेगी, बढ़िया ही है। और जिसमें लेकिन वो ऐसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड कर रही हैं हमें जिसमें 20% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट की खुद की है। तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई कॉरपोरेशन जिसमें गवर्नमेंट का 20% हिस्सा है, वो हमें कोई लैंड लीज पे दे रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए हम अगर कोई अपफ्रंट अमाउंट दे रहे हैं उनको कि ना कि भाई ये आप हमें लैंड दे रहे हो, ठीक है 5 करोड़ अभी ले लो, बाकी हर मंथ देता रहूँगा मैं, तो 5 करोड़ जो मैंने अभी दिए एग्जम्प्ट। अब आती है लीगल सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट इंक्लूड। अब यहाँ पे देखना भाई, उन्होंने स्पेसिफिकली लॉ में सीनियर एडवोकेट के लिए यहाँ पे इंक्लूड करा और यहाँ पे सीनियर एडवोकेट के लिए अलग से निकाली है, सीनियर एडवोकेट को यहाँ पे अलग से माइनस करा है, ठीक है। तो अगर तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट और इनकी फर्म ऑफ एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज दे रही है किसको, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, यानी कि तुम्हें, द बिजनेस एंटिटी नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, यानी कि मुझे, सचिन एजे क्लासेस अभी जीएसटी के अंडर रजिस्टर होने के लिए लाइबल नहीं है, या गवर्नमेंट को, एग्जम्प्ट, सीधा सीधा एग्जम्प्ट। लेकिन अगर इंडिविजुअल एडवोकेट नॉट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडेड है, फर्म ऑफ एडवोकेट इंक्लूडेड है, लीगल सर्विसेज दे रहे हैं किसी दूसरे एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, देन इट इज एग्जम्प्ट। सर अगर किसी सीनियर एडवोकेट ने किसी दूसरी फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज दे दी, टैक्सेबल, यही तो पॉइंट है। एक बचा यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, एनएसडीसी जिंदाबाद, या उसकी कोई अप्रूव्ड बॉडीज़ हैं या उसका कोई ट्रेनिंग पार्टनर है, ये आई थिंक अमेंडमेंट हुई थी और ये याद रखने वाली चीज़ भी है कि कोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ट्रेनिंग पार्टनर है और उन्होंने सर्विसेज दी इन रिलेशन टू कोई ऐसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स था, कोई भी जो ऐसे एनएसडीसी से अप्रूव्ड हो, एग्जम्प्ट। बॉडीज़ को असेस करना जो सेंट्रली इम्पेनल्ड है, ठीक है, बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर जो अप्रूव्ड है, उनकी उन स्कीम के अंडर उनको असेस करना, डेट इज एग्जम्प्ट, 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 भाइयों और उनकी बहनों, एग्जम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वही बात है, रूरल को डेवलपमेंट करने। देखो तुम्हें एक बात याद रखनी है, ऐसा कुछ भी ऐसे क्रेजी सा आ गया ना कि भाई ऐसे रूरल है, बहुत ही ऐसे EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन है, ऐसे कुछ आ गया ना कि यार तरस सा आ जाए देख के, वहाँ पे तुम सोच सकते हो कि भाई जीएसटी एग्जम्प्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो अप्रूव करके बैठी है, जो उनकी तरफ से सर्टिफाइड है, वो वाले जो दे रहे हैं, दोज आर एग्जम्प्ट। थर्ड पेज भी हो गया हमारा। लास्ट पेज पे आ गए हम, लास्ट पेज पे, 4 पेज पे एग्जम्पशन खत्म है। लेकिन भाइयों और उनकी बहनों, जो 4 पेज में एग्जम्पशन खत्म है ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या है ये, जो 4 पेज में एग्जम्पशन खत्म है, 4 पेज में एग्जम्पशन खत्म तो है, और ये तुम्हें नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं फिर से बता दूं और मैं फिर से याद करा दूं कि अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और तुम ये वीडियो देख रहे हो अपने एग्जाम से पहले, तो मैं बता रहा हूँ ICAI तुम्हारी फील्डिंग सेट कर देगी।
लाड़ले फील्डिंग सेट है तेरी भी, ठीक है। तो समझो आखिरी पेज बचा है जिसमें बहुत सारी एग्जाम्पशन मिसलेनियस ऐसे भर भर के हैं, ठीक है। सुनना अपने को सबको है, ध्यान में भी सारी रखनी है। मे भी मुश्किल से आई थिंक 20-25 मिनट आधा घंटा और लग जाएगा, 1.5 घंटे में अपना पूरा एग्जाम्पशन चैप्टर खत्म। और इसको 1 बार 2 बार 3 बार भी सुन लोगे, ऐसे रास्ते में सुन लोगे, जाते जाते कहीं पे दोस्तों के साथ बैठे सुन लिया, कहीं फंक्शन पे गए ईयरफोन्स लगा के सुन लिया। मैं बहुत करता था ऐसे, ठीक है। मेरे तो कज़न की शादी थी, सखे मामा के लड़के की। मैंने उसके भी शादी के भी जो घर पे मैं बैठा था ना, वहाँ पे भी मैं ईयरफोन्स लगा के सुनता रहा, क्योंकि उसकी शादी थी अक्टूबर में और नवंबर में मेरे सीए इंटर के एग्ज़ाम थे। और ये जेन्युइन स्टोरी है। और मैं उस समय भी डीटी और आईडीटी के लेक्चर्स ऐसे मस्त रिवीजन वीडियो चलाता था, बीबी सर की सुनता था मैं उस समय, मस्त डीटी के लेक्चर्स थे। आखिरी पेज बचा है, फटाफट खींच देंगे, ठीक है। किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी कि 1.5 घंटे के अंदर जीएसटी खत्म हो गया, और सॉरी एग्जाम्पशन खत्म हो गया, और वो भी पूरा एकदम बढ़िया ऐसे बढ़िया कवर करके, ऐसे बढ़िया बढ़िया नोट्स के साथ। और ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे उठाने हैं अगेन। हाँ चलो मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। पहले स्पॉन्सरशिप हो रहा है स्पोर्ट्स की। अब स्पॉन्सरशिप हो रही है ऐसे इवेंट की। कौन कर रहा है उनको स्पॉन्सर? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या उसकी कोई एफिलिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और पैरालंपिक कमेटी, ऑफ कोर्स तरस। जहाँ पे भी तरस आ गया ना वहाँ पे एग्जाम्पशन सोच लेना कि तरस आ गया यार, पैरालंपिक की भाई। सेंट्रल सिविल सर्विसेज या कल्चरल स्पोर्ट्स हो रही हैं, कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड है जो, वो स्पॉन्सरशिप कर रहा है तुम्हें। या तुम ओलंपिक्स की तुम, है ना, नेशनल गेम्स हैं, या पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, नाम से पता चलता है एग्जाम्पशन होगी इसमें, ठीक। तो इसके अगर स्पॉन्सरशिप हो रही है इन स्पोर्ट्स इवेंट्स की, देन दीज आर एग्जाम्प्ट, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब कोई आर्टिस्ट, और ये पेपर में आया हुआ है ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ, तीन आर्ट फॉर्म है। अगर इसमें कोई आर्टिस्ट ऐसे परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसे रोज खाना ऐसे कथक कर रही है, धा धा दिन धा 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 दिन धा, और ऐसे धा धा दिन धा करने को वो 1 लाख रुपए ले रही है, तो वो एग्जाम्प्ट है। सर अगर उसने 2 लाख ले लिए तो 2 लाख ले लिए तो टैक्सेबल है। अब एक बात याद रखना, इन केस मैंने पहले नहीं बताई, जो कि मैंने नहीं बताई, इनकम टैक्स नहीं है ये। यहाँ पे स्लैब रेट कुछ नहीं होता जीएसटी में। जीएसटी में अगर कोई ऐसे दी हुई है ना लिमिट, जैसे वो रिलीजियस में थी कि भाई 1000 पर डे का अगर कोई रूम है, या 10,000 पर डे का कोई कम्युनिटी हॉल है, या 10,000 पर मंथ की कोई शॉप है। अब मान लो सर रेंट हो गया 11,000, तो ऊपर वाले 1,000 पे जीएसटी नहीं है बेटे, पूरे 11,000 पे जीएसटी है। और ये पूरे जीएसटी में सेम है, ऐसे इनकम टैक्स वाली स्लैब रेट कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अगर एक सर्टेन एग्जाम्पशन दी हुई है कि भाई ये 1.5 लाख पे एग्जाम्पशन है, अगर 1.5 लाख का 1,60,000 भी हो है ना, 1.6 लाख भी हो गया, तो पूरा 1.6 लाख टैक्सेबल है। तो अगर सरोज खान को मैंने बुलाया कि मैम प्लीज़ यहाँ पे आके थोड़ा डांस वांस कर दीजिए, बच्चों को सिखा दीजिए, और ऐसे कल्चरल आर्ट के लिए परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, ऐसे नहीं कि मॉडर्न हिप हॉप के लिए मैंने पॉपिंग जॉन बुला लिया बाहर से, रिकॉर्डो वॉकर बुला लिया, या MJ5 का पूरा बैंड बुला लिया, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सर्विसेज जो है वो भी एग्जाम्प्ट है ना। सिर्फ अगर कोई फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म कर रहा है, ता धा दिन दा ता धा दिन दा तिगड़ तिगड़ ऐसा। म्यूजिक, डांस और थिएटर कोई भी चलेगा। कोई म्यूजिक, कोई गाना गा रहा है, नुसरत फ़तेह अली खान जी आ रहे हैं, या कोई डांस में सरोज खान आ रही है, ऐसे थिएटर करने को आ रहा है, और उनकी कंसिडरेशन अगर अप टू 1.5 लाख है, 1 लाख में मान गए, 1,20,000 में मान गए, एग्जाम्प्ट 1,60,000 जीएसटी लग जाएगा। और एग्जाम्पशन तब नहीं लगेगी अगर वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज दे रही हैं। सर मतलब ये कि सरोज खान को ब्रिटानिया वालों ने हायर करा कि ब्रिटानिया कुकीज़ को आपने ऐसे प्रेजेंट करना है, धा धा दिन धा 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 दिन धा, ये लो ब्रिटानिया कुकीज़ खाओ, धा धा दिन धा, ऐसा ब्रांड एम्बेसडर ही ले लिया। फिर वो ऐसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म ही चाहे कर रही है परफॉर्मेंस, लेकिन और चाहे कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम भी हो, तो वो भी एग्जाम्पशन नहीं है भाई। ब्रांड एम्बेसडर हो ना, तुम कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, वो तो एग्जाम नहीं है। और ये पेपर में आ जाता है भाई, ठीक है जी। सर्विसेज बाय एक कोई अनइनकॉर्पोरेट बॉडी है जो किसी भी लॉ एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब मान लो कोई कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, गोकुलधाम सोसाइटी है, अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, ठीक है। और मतलब जैसे आता है ना, उनको पूरी ऐसे सर्विसेज दे रही है और उनसे फिर अपना खर्चा रीइंबर्स करवा रही है, ठीक है, ऐसा।
और चाहे वो ट्रेड यूनियन है कि ऐसे सारे दुकानदार मिलके आपस में है ना यूनियन बना के बैठे हैं ऐसा, या फिर ऐसे कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी कोई भी है जो लॉ एंड रजिस्टर्ड है, और अप टू 7500 पर मंथ पर मेंबर। ठीक है, जेठालाल जो बीडे को चेक देता है, अगर वो 6000 का चेक दे रहा है जेठालाल, देन वो जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो एग्जम्प्ट हैं। लेकिन अगर जेठालाल जो मेंटेनेंस का चेक देता है हर मंथ हर मेंबर पर मेंबर, देन वो 10,000 जो है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, याद रखना ये, क्योंकि मेनली मेंटेनेंस चार्जेस का क्वेश्चन आएगा, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में पे करते हैं ना वो, तो ऐसे मेनली उसी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, और ऐसे 75 पर में फॉर कॉमन यूजर्स मेंबर कोई सामान वगैरह खरीदती है ना सोसाइटी पूरा ऐसा। और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या हाउसिंग सोसाइटी है वो रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ओनली व्हेन, अब गोकुलधाम सोसाइटी को मान लो जेठालाल ने 10,000 का चेक दिया, अब ऐसा नहीं कि 10,000 चेक आया तो सीधा टैक्सेबल, अगर वो जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है, मतलब लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, देन ओनली उस पे टैक्स भरेगा गोकुलधाम सोसाइटी। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऐसी जैसे ऊपर थी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, वो ऐसी सर्विसेज दे रही हैं रिलेशन टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबरर और फार्मर्स, फिर वही बात किसान है ना, ऐसे ट्रेड कॉमर्स चैरिटेबल आर्ट साइंस ये वो ऐसी इन चीज़ों की चैरिटेबल या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सोशल वेलफेयर, इन चीज़ों की ऐसे इनकी प्रमोशन के लिए। अब यहाँ पे देखो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह भी है, तो ये वही बात है ना, जैसे होता है ना गांव वगैरह में ऐसे होती हैं संगठन बोल लो, यूनियंस बोल लो, जो ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों के हेल्प के लिए होती हैं, तो उनका ऐसे ट्रेड कॉमर्स उनकी इंडस्ट्री उनकी ऐसे कुछ ग्रो हो जाए, उसके लिए अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और एंड जो मेंबरशिप फीस है अप टू 1000 पर मेंबर पर ईयर, वहाँ पे 7500 पर मंथ पर मेंबर था, यहाँ पे 1000 पर मेंबर पर ईयर है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, याद रखना है, याद रखना है सर। 2000 पर मेंबर पर ईयर हो गए तो पूरा 2000 टैक्सेबल। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, तुमने किसी को अपना चलता हुआ बिजनेस बेच दिया एज इट इज़, सचिन रेजा क्लासेस मैंने बेच दी, ठीक है, एज इट इज़ बेच दी, चलती चलती दुकान, तो बस एग्जम्प्ट है वो, क्योंकि वो आगे मेरा सामान आगे बेचेगा वो, तो उस पर जीएसटी आएगा ही ना। ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो रहा है रेजिडेंस के लिए ही, एक्सेप्ट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो क्या होगा उस पर आरसीएम पता है ना, आरसीएम। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटिंग हो रही है, रेंटिंग ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ऐसा करके, तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी तो आरसीएम। सर कमर्शियल यूज़ के लिए हो रही है तो ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। सर अगर रहने के लिए दी जा रही है तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम, अदरवाइज एग्जम्प्ट। सर अगर मैं हूँ सचिन रेजा क्लासेस और मैं जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अब मेरे ही पैन पे मान लो मैं कहीं पे रेंट पे रहने गया, ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि आप तो रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपका तो पैन पे जीएसटी है ना, तो लेकिन अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ पे रहने गया हूँ, ठीक है, कोई बिजनेस विजनेस नहीं करने का, ऐसे नॉर्मली जगह रेंट पे लिए रहने के लिए, तो वो भी एग्जम्प्ट है, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विसेज दे रही है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज बाकी। अब तुम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो होती है, जैसे पूरे ऐसे स्टेट में होता है ना कि भाई बसें चलती हैं जिनकी, है ना, ये लोकल अथॉरिटी है, कोई ऐसे लोकल बसेस भी चलती हैं और स्टेट की बसेस भी चलती हैं, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज। अब उनको तुम ऐसे बस देते हो हायर पे, जहाँ पे तुम 12 पैसेंजर से ज़्यादा बिठा सकते हो जिस गाड़ी में ना, वो गाड़ी उनको हायर पे देते हो कि ये लो आप भाड़े पे गाड़ी ले लो, तो वो सर्विसेज भी आपकी एग्जम्प्ट है, क्योंकि आगे उनकी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है, तो है ना, सेंस नहीं बनती उनको जीएसटी लगाने की। उनको कौन सा आईटीसी मिलना है, उनका कौन सा आईटीसी यूज़ होना है, तो उनको जीएसटी क्यों लगा के दें हम इनपुट्स में फालतू। और मोटर व्हीकल सप्लाई करूँ मैं, अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अदर देन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या जो एल है, इनके अलावा अगर मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऐसे मोटर व्हीकल सप्लाई कर रहा हूँ, देन इट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल एकदम। ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सुन के ऐसे बौखला मत जाना कि भाई कोई भाई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्पावर्ड डिपार्टमेंट था, उसको मैंने मोटर व्हीकल हायर पे दे दिया, तो वो ऐसे एकदम ऐसे मत हो जाना, हाँ ये तो एग्जम्प्ट है। नहीं भाई, नहीं एग्जम्प्ट, ठीक है, टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय गिविंग में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए
मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को भाड़े पे दे रहा हूँ गाड़ी, देन इट इज़ एग्जम्प्ट, चाहे वो जीटीए की सर्विसेज आगे आरसीएम वगैरह में टैक्सेबल है एंड ऑल जो भी है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं जीटीए को दे रहा हूँ गुड्स, ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे व्हीकल हायर पे दे रहा हूँ, देन इट इज़ एग्जम्प्ट। हमारी रह गई अब एक साइड और टाइम हुआ है 1 घंटा 14 मिनट। तो आखिरी मोटा मोटा 15 मिनट का, आखिरी 15 मिनट की एक साइड रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तदा 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 तो आखिरी 15 मिनट की क्लास रहेगी, तो फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है जी। अब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि म्यूज़ियम हो गया कोई, या कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ है, कोई सेंचुरी है, कोई ऐसे टाइगर रिजर्व है, जू है, उसमें एंट्री के लिए, उसमें एडमिशन के लिए जो सर्विसेज दी जा रही है ना, कोई तुम्हें बेसिकली एंट्री टिकट जो लेनी पड़ती है, उस पर जीएसटी नहीं है, एग्जाम्प्ट है। किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर, जैसे ताजमहल देखने की उसकी एंट्री फीस है, विरासत खालसा देखने के ऐसा ना 8वां अजूबा, ऐसा उनकी एंट्री एग्जाम्प्ट है। और राइट टू एडमिशन, जो तुम बेसिकली एडमिशन लेने के किस में, सर्कस में, डांस में, कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हो रही है, कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, किसी भी तरह का स्पोर्टिंग इवेंट है, चाहे रिकग्नाइज्ड है चाहे नहीं है। और ऐसे प्लानिटेरियम में गए, वो होता है ना साइंस सिटी वगैरह में गए, ऐसे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे तुम नॉलेज बढ़ा रहे हो, सर्कस देखने जा रहे हो, डांस देखने जा रहे हो, बेसिकली तुम नॉर्मली जहाँ पे B2C बंदा बैठने जाता है, इंजॉय करने जाता है, तो वो एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी जो है वो ट्रांसमिशन कर रही है, बेसिकली कोई बिजली बोर्ड टाइप है, कोई प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, बिजली बोर्ड टाइप है, वो ऐसे बिजली ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो कोई और चार्जेस ले रहा है, ऐसे एप्लीकेशन फ़ीस ले रहा है, कोई ऐसे मीटर लगाने के चार्जेस हैं, ऐसी चीज़ें, देन दोज आर टैक्सेबल। कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज़, को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा करके, तो वो अगर न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी सर्विस एग्जम्प्ट है। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती हैं, बुक्स जो लैंड करती हैं, नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट देती हैं, उनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। कोई ऑर्गेनाइजर है जो किसी भी पर्सन को बिजनेस एग्जीबिशन जो बाहर हो रही है, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया की ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस दे रहा है, दोज आर एग्जम्प्ट। प्री कंडीशनिंग कर रहे हो तुम, या प्री कूलिंग कर रहे हो, या उनको पका रहे हो, या उनकी वैक्सिंग कर रहे हो, या रिटेल पैकिंग कर रहे हो, किसकी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिनसे उनकी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलते, अभी भी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही है। मतलब तुमने ऐसा नहीं करा कि तुमने देखो पपाया को ठंडा रखने के लिए उसको मान लो फ्रिज में रख दिया, ऐसा, तो कूलिंग की सर्विस दे रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, जिससे वो पपाया का कुछ और नहीं बना, पपाया ही रहा, देन इट इज़ ओके, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन तुमने पपाया का पपाया शेक बना दिया, उसको मिक्सी में रख के घुमा दिया, अब वो तुम शेक बना दिया, तो तुम शेक बेच रहे हो ना, शेक थोड़ी ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, शेक तो शेक होता है, तो देन दोज आर टैक्सेबल। लेकिन अगर तुम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ही प्री कंडीशनिंग, कूलिंग, राइपनिंग, ऐसी चीज़ें कर रहे हो, देन दोज आर एग्जम्प्ट। नेशनल कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भाई बहुत देर से है भाई, ये पेपर में नहीं आता, तो इसका छोड़ सकते हैं। कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है जो इंडिया में लोकेटेड है, यूएस एम्बेसी है, यूएन एम्बेसी है, उनकी जो सर्विसेज वो एग्जम्प्ट है। नेशनल परमिट जो दिया जाता है ऐसे गुड्स कैरेज को, कि तुम ऐसे होता ना, वो ट्रक नहीं होता कि वो भाई ट्रक जम्मू कश्मीर से चला यूपी तक, पंजाब से चला महाराष्ट्र तक ट्रक जा रहे हैं जो, तो उनको ऐसे नेशनल परमिट मिलता है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, तो वो ऐसे गुड्स कैरी करने के लिए पूरे ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया के लिए जो सर्विसेज दी जा रही हैं, दोज आर एग्जम्प्ट। आरटीआई एक्ट में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली और उसको दे दी, तो उसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट। पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करने को दे रही है, बाथरूम, वॉशरूम एक्सेट्रा, वो एग्जम्प्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट आता है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, ये स्टार कर लो, स्टार क्वेश्चन, और पेपर में बहुत घुमा के आता है। क्या है सर ये, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, सर ये क्या होती है, मैं तुम्हें ना फटाफट से बता देता हूँ एक बार। रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये हैं कुछ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे स्पोर्ट्स एंड ऑल वाला ना
पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कौन सर्विसेज दे रहा है? एक इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? टर्फ कोच, टर्फ कोच। अब देखो टर्फ होता है ना, टर्फ जहाँ पे खेलने जाते हो, टर्फ। तो टर्फ के पी को ऐसे, एफ को ऐसे पी बना दिया, ठीक है। तो टर्फ कोच, तो ऐसे टीम मैनेजर, अंपायर, रेफरी, प्लेयर और कोच, ये याद रखनी है। 5 याद रखनी है, जैसे मर्जी याद रखो तुम। अगर कोई इंडिविजुअल दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में घुमाता कैसे है कि भाई एक इंडिविजुअल है, उसको कमेंटेटर रख दिया, या उसको वो क्यूरेटर रख दिया कि भाई ऐसे क्यू देता रहे, या उसको सिलेक्टर रख लिया, ऐसा ऐसी ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंडिविजुअल, चाहे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को दे रहे हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे रहा है, इन सबको दे रहा है। तो भी वो टैक्सेबल हैं, ठीक है। तो कमेंटेटर, सिलेक्टर, ऐसी ऐसी सर्विसेज टैक्सेबल है। लेकिन अगर इंडिविजुअल क्या दे रहा है? टर्फ कोच, टीम मैनेजर, अंपायर, रेफरी, प्लेयर और कोच। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को या तो इंडिविजुअल दे रहा है या कोई अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दे रही है, तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी जो है वो सर्विस देती है और 50 लाख तक की सर्विसेज उसकी एग्जम्प्ट है। साल के 50 लाख तक की सर्विस देते हैं, प्रोवाइडेड उसके पिछली साल भी उसकी टर्नओवर 50 लाख से कम रही हो, एंड 3 साल नहीं हुए हैं उसका लाइक ऐसे एग्रीमेंट स्टार्ट होने। वैसे एग्रीमेंट किन के साथ सर? एग्रीमेंट किन के साथ? एग्रीमेंट हो उनका TBI एंड स्टेप, जैसे टेक्निकल बायो बिजनेस इंक्यूबेटर, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो तभी उनका स्टेप फादर आता है, क्योंकि इनकी बेटी सर्विस देती है। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? तभी TBI, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर, स्टेप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो अगर इनकी साथ जो इनक्यूबेटी का एग्रीमेंट होता है, वो इनक्यूबेटी, ये होता क्या है बस बेसिकली वो ऐसे हाईटेक इनोवेशंस बनाने के लिए ना, कि इनकी बेटी जो है हाईटेक इनोवेशंस करती है। तो इनकी बेटी अगर हाईटेक इनोवेशन करे ना और 50 लाख तक के करे तो एग्जम्प्ट है, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। 3 रह गई आखिरी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गिविंग ऑन हायर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, यही यार देखो अब हुआ क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की सर्विसेज अगर मैं दूँ किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, नहीं स्कूल को, याद है ना ये वाला। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इनपुट्स में क्या क्या आते हैं? अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ दूँ किसी स्कूल को, ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट है। अब मान लो मैंने उनको क्या करा, मैंने उनको बोला, मैं कह यार मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को ना ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं दे रहा, तुम मेरी गाड़ी ले लो। तो मैंने गाड़ी रेंट पे दे दी। अब बात तो सेम ही है, तुम अल्टीमेटली अपना जो यूज़ कर रहे हो है ना, तुम जो कमाई है वो तुम्हारी कमाई किसके ऊपर आ रही है? तुम्हारी कमाई आ रही है बच्चों की, स्कूल के बच्चों की या फैकल्टी या स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो भी एग्जम्प्ट है। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तुम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस सीधा देते तो वो भी एग्जम्प्ट है। तो अगर तुमने व्हीकल दे दिया हायर पे, वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। अब किसी रोड या ब्रिज को तुम एक्सेस दिलवा रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ अ टोल चार्जेस की पेमेंट पे एक्सेस दिलवा रहे हो, एग्जम्प्ट मजे होता ना। वैसे फास्टैग से कटते हैं सर, फास्टैग में मान लो 50 रुपये कटते हैं और हम वहाँ पे ऐसे टोल में बिना फास्टैग के चले गए, फास्टैग में रिचार्ज खत्म था तो हमने कैश दे दिया 100 रुपये। अब जो एक्स्ट्रा 50 दिए उसका क्या सीन है? तो उसको भी एडिशनल टोल चार्जेस माना जाएगा, और ये सर्कुलर है एक, मैं अपनी तरफ से नहीं बना के बोल रहा, सर्कुलर है एक, तो उसको भी एडिशनल टोल चार्जेस मान के जाएगा और उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। लास्ट बचा है, अब टीवी चैनल्स बहुत बार ऐसे होता है ना, वो आपकी अदालत या ऐसा कुछ, या जैसे कोई टीवी चैनल्स होते हैं वो ऐसे गेस्ट एंकर्स बुला लेते हैं कि आप हमारे यहाँ पे गेस्ट आओ, ठीक है, और उनको ऐसे रेमुनरेशन के नाम पे ना ऐसे ऑनरेरियम दे देती है कि ये सर आपके आने के लिए, आपके बड़प्पन के लिए ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट, ये लो हमारी तरफ से पैसा,
भाई उस पर जीएसटी लगता है, अनलेस जो वो गेस्ट एंकर जो हैं उनकी इनकम ही थ्रेशोल्ड से कम है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, कपिल शर्मा शो में कोई आया और उसने ले लिए 50 लाख रुपए आने के, ठीक है, बड़े लोग ले लेते हैं भाई, तो वो 50 लाख के ऊपर जीएसटी भरेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है जी। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, यहाँ पे होता है आपका एग्जाम्पशन चैप्टर खत्म। इसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, जो कि बहुत जल्दी खत्म है। ठीक है, एक ही पेज में दोनों खत्म है, लेकिन मैं वीडियो अलग अलग ही बनाऊंगा, चैप्टर वाइज बना रहा हूँ ना क्योंकि मैं। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल से जाके फ्री नोट्स उठाने हैं। और जब पेपर में तुम्हारी एग्जाम्शन आएगी एग्जाम्शन चैप्टर तो पढ़ लिया सर, हमें खुद को एग्जाम्शन चाहिए, वेरी गुड। जब तुम्हारी एग्जाम में एग्जाम्शन आएगी तो तुम्हें सिर्फ एक ऐसे कुछ मैसेज कुछ ऐसे स्टोरी लगा के कुछ, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यही तुम्हारी फीस है भाई, फ्री की क्लासेस थोड़ी हैं ठीक है। तो आई होप मेरे कंटेंट ने, मेरे नोट्स ने, इन सब ने तुम्हें हेल्प करी होगी। 4 पेज में पूरा एग्जाम्शन ख़त्म है, और ये 4 पेज तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उठाओ मज़े से। और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, अस्तल विस्ता, जय माता दी।